बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या था। हम हर बुक में, हिस्ट्री में, हर जगह क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं ब्रिटेन का कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत बुरा किया। एग्री, दोनों पहलू होते हैं, किसी भी बात के दो एंगल होते हैं। अगर हम उसी को आज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में आना भारत के लिए अभिशाप था, ये मानते हैं। और वो 200 साल भारत ने बहुत बुरे और त्रासदी भरे बिताए। और जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी स्थिति में छोड़ा और कोई खजाना नहीं था सरकार के पास उस समय। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है खाली करके ले गए थे वो। कुछ नहीं था देश के पास, बस 30 करोड़ आबादी, जिसमें केवल 16% पढ़े लिखे और इलिटरेट लोगों का जमावड़ा, पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं। ऐसी हालात में, और कोई बेसिक इंडस्ट्री नहीं, ऐसी हालात में भारत जैसे देश को, जिसमें 30 करोड़ की आबादी है, उसको चलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम यहाँ बात करते हैं कि क्या ब्रिटिश इम्पैक्ट हमारे देश पर जो है पॉजिटिव भी था किसी हद तक? तो जवाब है बिल्कुल यस। ब्रिटिश के आने से उन्होंने हमें 4-5 चीज़ें ऐसी दी जिसकी वजह से आज हम इतने डेवलप हो पाए हैं। उसमें पहली चीज़ है कमर्शियल लुक ऑफ फार्मर्स। उन्होंने भारतीय किसानों को कमर्शियल क्रॉप उगाना सिखा दिया। हालांकि उस समय उन्हें सज़ा लगती थी कि हमें फूड क्रॉप नहीं उगाने देते और कहते हैं इंडिगो उगाओ, मेंथा उगाओ और शुगर केन उगाओ। लेकिन सच ये है कि भारत का किसान मेनली अपने खाने और कंज्यूम करने के लिए ही पैदा करता था। उसके पास कैश नहीं होता था क्योंकि वो उसको बाज़ार में बेचना नहीं जानता था। मार्केटिंग जैसी कंसेप्ट किसान को बिल्कुल नहीं मालूम थी कि हम अपने अनाज को बनाकर बेच भी सकते हैं। आप सोचिए, ऐसे हालत में किसानों का आउटलुक चेंज करना कि भाई कमर्शियल क्रॉप उगाओ, मोटा पैसा बनाओ, सारी क्रॉप एक साथ बिक जाए तो सब कुछ सुगम हो जाता है। तो आज हमारे देश में कैश क्रॉप का एक पूरा सेक्टर है जिसमें जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी, इंडिगो, मेंथा, शुगर केन, ये सब लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में रेलवे, रोडवेज, ये दो ट्रांसपोर्टेशन के इतने बड़े साधन थे जिनको हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आज भी रेलवे भारत का सबसे कम कीमत वाला ट्रांसपोर्ट का साधन है। एक गरीब आदमी मुरादाबाद से दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से आज भी 50 रुपये में जाता है, और आप यहाँ आशियाने से रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो बुक करिए तो वो 100 रुपये लेता है आपसे। यानी आपके घर से रेलवे स्टेशन जाने का खर्चा 100 रुपये और रेलवे स्टेशन से दिल्ली पहुँचने का खर्चा केवल 50 रुपये। इतना सस्ता है। तो जो अपॉर्चुनिटी है से, एक तो ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गया हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये जितने भी नेटवर्क बने, हज़ारों रेलवे स्टेशन बने, बस स्टैंड बने, बसें चली, ट्रेन चली, उसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो लार्ज स्केल पर जॉब जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। ये दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे देश के लिए। और तीसरा है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमारे देश में मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम डेवलप किया और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया और पूरे देश में बैंकों का एक जाल बिछा दिया। आज हम गांव-गांव में बैंक देखते हैं और इन बैंकों ने हमारे किसानों को, वो जो इंडोजिनस बैंक होते थे, जमींदार और महाजन सूदखोर जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, उनके मकड़ जाल से इन बैंकों ने बाहर कर लिया। हमारे किसानों को आज बहुत इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है
एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्रिटिश ही थे जिन्होंने पूरे देश को, भारत जैसे इतने बड़े देश को, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से बांधा। इससे पहले तो हमारा देश मोर देन 700 छोटी छोटी रियासतों और गांव में बटा हुआ था, और उसको पूरा एक जगह, एक कानून, एक व्यवस्था, एक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये कैसे पॉसिबल है? अंग्रेज़ों ने इसके लिए पूरे देश में 22,000 अंग्रेज अधिकारी अपॉइंट किए हुए थे, जिन्हें हम IAS रैंक का अधिकारी कहते हैं। केवल वो 22,000 अंग्रेज पूरे देश को अपने अंडर में कंट्रोल रखते थे। ये उनकी कमाल था। 30 करोड़ लोगों को 22,000 आदमी ही ऑपरेट करते थे। ये उनका कमाल था। आज वही कमाल हमारे देश के पास है, जिसमें हम इतने बड़े देश को एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से चला रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पूरे देश की व्यवस्था को देख रहे हैं। और है एजुकेशन सिस्टम। ये ठीक है कि अंग्रेज़ों ने हमारी देसी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया, हमारे जितने गुरुकुल हुआ करते थे उनको नष्ट कर दिया, और कॉन्वेंट व्यवस्था डेवलप की, जिसमें CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे बैठते हैं। ये ग्लोबल बोर्ड है CBSE, केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी है। तो CBSE बोर्ड जो है वो उन्हीं का देन है। उन्होंने ये कॉन्वेंट एजुकेशन दी इसलिए कि भारतीय बच्चा 10-15 साल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के फ़्लो में अंग्रेज़ी बोलना सीख जाए, और कोई काबिलियत हो या ना हो, एकेडमिक में वो पक्का हो जाए। और कॉन्वेंट स्कूल का माहौल होता है कि यू हैव टू बी यस मैन ओनली, यानी कॉन्वेंट स्कूल का टीचर जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। आप सेंट मेरीज़ में देखिए, कोई भी टीचर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी आपसे। उसने कहा कि आपको पेपर सॉल्व करना है, और क्वेश्चन जो है सीरियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। अगर तुमने उन्हें आगे पीछे किया तो मैं फेल कर दूंगी, तो आपको मानना पड़ेगा। मीन्स इस व्यवस्था में स्टूडेंट जो है वो यस मैन बनता है, वाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार हो जाता है। लॉर्ड मैकॉले ने इस एजुकेशन सिस्टम से हमारे देश में लोगों को अंग्रेजी बोलने वाला बाबू बना दिया।